सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम जो कृषि प्रवेश से एग्ज़ाम है उसके नया टॉपिक, एक आपकी नया जो सिलेबस में बुक है आपकी हॉर्टिकल्चर, जो उद्यान या उद्यानिकी बागवानी विज्ञान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इसकी पहली क्लास होने वाली है हमारी। तो इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य उद्यानिकी। तो इससे पहले जिस साथी ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे। तो हम चालू करते हैं हमारा जो हॉर्टिकल्चर है टॉपिक, उसमें सामान्य उद्यानिकी। तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है तो हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो शब्द के बारे में देखते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर शब्द है आपका, वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। आपके हॉर्ट्यूस और कल्चर ये शब्द से मिलकर बना है। तो इनका मतलब देखते हैं हम, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है, इसमें ज़्यादातर तो ये पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो आपका इधर इसका मतलब गार्डन हो जाएगा, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन यानी आपका जोतना या बुआई करना हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपके बगीचे यानी बगीचे आते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर अंतर्गत की जाने वाली समस्त क्रियाएं यानी बगीचे के अंदर किए जाने वाली क्रियाएं, यानी बगीचा लगाना, उसकी कटाई करना, उसमें प्रबंधन करना, सिंचाई करना, वो सभी आ जाते हैं बगीचे के बारे में। इसमें यहाँ पर उद्यानिकी जो हॉर्टिकल्चर है कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों, सब्जियों और फलोत्पादन, अलंकृत बागवानी, औषधि पादप, आपके रोपित पौधे, पीएचटी और पीएचएम विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यानी इनके रूप में आपका विस्तृत अध्ययन किया जाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर विषय का जो प्रादुर्भाव है वो आपके यानी शुरुआत आपकी 17वीं शताब्दी के अंदर हुई। हॉर्टिकल्चर शब्द सर्वप्रथम 1631 में पीटर लॉरेंस बर्ग, जो यूके के रहने वाले थे, उन्होंने ये नाम दिया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर शब्द का वैज्ञानिक आपका व्यवस्थित रूप का प्रयोग। जो व्यवस्थित रूप का प्रयोग 1678 के अंदर आपका एडवर्ड सर आपका फिलिप्स एक व्यक्ति था, उसने अपनी पुस्तक इंग्लैंड वुड में दर्ज किया। यानी इसका नाम आपको जो वैज्ञानिक यानी सुव्यवस्थित रूप में मिलता है, तो आपकी एक पुस्तक है इंग्लैंड वुड, तो इसके अंदर मिलता है। बागवानी और हॉर्टिकल्चर का जनक क्रम से, यानी इसके जनक कौन थे? आपके थॉमस एड्यून नाइट, जो यूके के रहने वाले थे। जॉन लिंडेल, जो ये भी यूके के थे। फिर आपके है लिबर्टी हाइट बेले, आपके एलएच जो बेले है, बेले ये इनका सर्वाधिक योगदान है, जो यूएसए के रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है उद्यान विज्ञान का जनक कौन है। तो हमारा आ गया, अभी हमने पीछे देखा था, तो एलएच बेले, तो बेली एलएच बेली वो इनका जनक है। जॉन लिंडेल को आधुनिक जो आर्कियोलॉजी है उसका जनक माना जाता है। एलिस बेली ने जो अमेरिकी हॉर्टिकल्चर आपकी सोसाइटी के जनक और संस्थापक भी माने जाते हैं। इन्होंने अमेरिका के नागरिकों को हॉर्टिकल्चर के प्रति जागरूक किया और 4H का सिद्धांत दिया। यानी अमेरिका में इन्होंने हॉर्टिकल्चर के बारे में व्यक्तियों को जागरूक किया और 4H का सिद्धांत दिया। इसमें हैंड, हेड, हेल्थ, हार्ट और हेल्थ के बारे में बताया। यानी मानव की सभी शारीरिक क्रियाएं जाती है कि मनुष्य का स्वास्थ्य आपका सही रहता है। भारत में हॉर्टिकल्चर का जनक किसे माना जाता है? जो भारत में हॉर्टिकल्चर का जनक आपका MH मोरिगोडा को माना जाता कहते हैं। आधुनिक उद्यानिकी के जनक कौन है? तो आपके डॉक्टर KL चड्ढा आधुनिक उद्यानिकी के जनक माने जाते हैं, और यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आधुनिक उद्यानिकी जगन जो जनक है, यहाँ से पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी जो आपकी सुनहरी क्रांति है, उसका जनक भी आपको KL चड्ढा को ही माना जाता है। आपका निरफुक टुटेज को भी सुनहरी क्रांति का जनक माना जाता है।
यानी अभी जो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी पहले, उसमें ये पूछ लिया गया था उद्यानिक विज्ञान का जनक कौन है, तो इसमें टुटेज आया था। तो आपको केएल चड्ढा न मिले तो ऑप्शन में आपको सेकंड प्रायिकता इसको देनी है, टुटेज को। फिर सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फलों और शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। और आपका गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आपका, तो ये जूट से यानी जूट उत्पादन से है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसके जो लेखक कौन थे, ये बुक हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ी, तो केएल चड्ढा। जो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, इसकी बुक भी केएल चड्ढा ने लिखी। और एक और बुक है इसकी वेजिटेबल्स ग्रोइंग ऑफ इंडिया, ये भी इनकी है, केएल चड्ढा। भारत में प्रकाशित होने वाली प्रथम उद्यानिकी पुस्तक का नाम क्या है, तो फ्रूट ग्रोइंग ऑफ इंडिया। आपके WS हेविस ने ये पुस्तक दी, इनके जनक हो जाएंगे। फिर भारत में प्रथम भारतीय पुस्तक जो उद्यानिकी के संबंध में थी, यानी उद्यानिकी के संबंध में जो भारतीय पुस्तक थी प्रथम, लीची की खेती के बारे में लिखी गई थी। ब्यूटीफुल ग्रोइंग आपके गार्डन जो पुस्तक है MS रंधावा की है, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो यहाँ से आपके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चालू होंगे अब, जो बागवानी की महत्वपूर्ण शाखा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पर पोमोलॉजी। जो पोमोलॉजी आपका, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर मिला है, पोमोस और लॉजी से। जो आपका पोमोस है वो आपका जैसे फ्रूट इसका अर्थ है, और ये लैटिन भाषा के शब्द है। और लॉजी आपका ग्रीक भाषा का, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपको। पोमोलॉजी जो हॉर्टिकल्चर की वह शाखा है जिसमें आपके फ्रूट प्रोसेसिंग यानी फलोद्यान यानी फलोत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ पोमोलॉजी आपके चार्ल्स डार्विन है। भारत में पोमोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, तो केएल चड्ढा को ही, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो केएल चड्ढा वाले कितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है आपके सिस्टमेटिक आप पोमोलॉजी है, उसके जनक कौन है, तो डिकेंडोली आपके इसके जनक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में ओलेरी शब्द जो है आपका, ये पूरा शब्द आपका ओलेरी कल्चर लैटिन भाषा का है। ये दो शब्द है ओलेरी और कल्चर से, आपका कल्चर का सभी में अर्थ होगा जो कल्टीवेशन करना होता है। और ओलेरी का पॉट हर्ब आपका हो जाएगा। ओलेरी जो सब्जियों की खेती किया जाता है, यानी इसका मतलब है ओलेरी की मतलब सब्जी के बारे में अध्ययन किया जाता है। वेजिटेबल शब्द आपके लैटिन भाषा के वेजिटेबल्स से बना है। इसका तात्पर्य है तैयार सब्जी से होना, यानी तात्पर्य तैयार सब्जियाँ। ओलेरीकल्चर के जनक कौन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो LH आपका बेली है वो ओलेरीकल्चर के जनक है। और आपका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो इसका ओलेरी और कल्चर जो लैटिन भाषा के शब्द है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आपका फ्लोरिकल्चर, फूलों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है। अलंकृत बागवानी, इसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी स्थान पर विशेष सुंदरता बढ़ाने के लिए झाड़ या पौधे लगाए जाते हैं और उद्यान शैली में आदि में ये लगाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन आपका अलंकृत बागवानी। अलंकृत का मतलब सुंदरता। तो इसके जनक कौन है, तो MS रंधावा इसमें भारत के जनक है, जो भारत के अंदर है। और विश्व में आपके पीटर एंडरसन इसके जनक है। आगे देखते हैं हम, तो हम यहाँ पर बात करने वाले PHT और PHM, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों ही जो फसलों काटने के या तोड़ने के बाद में होने वाली दो क्रियाएं हैं। तो इनका तात्पर्य किसी भी उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने से पूर्व उसकी आपकी मूल्य वृद्धि हेतु किया जाने वाले सभी क्रियाकलापों को कहा जाता है। जैसे आपकी रूप में परिवर्तन, परिवहन, भंडारण, ग्रेडिंग, जैसे सॉस, जेली, जैम, यानी आपकी जैसे आम बना दिया तो आम के अन्य उत्पाद बनाना, जैसे आम से आपका जेली भी बनता है और जैम भी बनता है, और भी जैसे उत्पाद हो गए, तो ऐसे उत्पाद बनकर उनका मूल्य और उत्पादनता को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर बागवानी के महत्व। तो बागवानी के महत्व देखते हैं।
सबसे पहले आता है आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व आपके शस्य फसलों की तुलना में अधिक है, यानी आपके जो गेहूँ जो ये फसल है, शस्य फसल, उनसे अधिक है आर्थिक महत्व इसका। बागवानी फसलों में शस्य फसलों की तुलना में अधिक उत्पादन होता है, उत्पादन भी अधिक होता है। वर्तमान में आपके हॉर्टिकल्चर के अधीन कुल जो कृषि क्षेत्र आते हैं वो कितने, 15%। तो कृषि क्षेत्र हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं आसपास, लेकिन आर्थिक भागीदारी आपकी 35% है। यानी आपका कृषि क्षेत्रफल कम होने से कुछ नहीं होता, ये इसका जो आर्थिक भागीदारी में क्षेत्र है वो अधिक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये प्रतिशत पूछा भी जा सकता है आपसे। कुल कृषि से प्राप्त विदेशी आय में उद्यानिकी की भागीदारी कितनी है, यानी कुल जो विदेशी आय है उसमें आपके उद्यान विज्ञान, हमारा हॉर्टिकल्चर है, उसमें जो फलों का उत्पादन होता है उसकी भागीदारी कितनी है, यानी और भी जो भी मसाले उत्पादन होता है तो 20% भागीदारी है। इससे ज़्यादा ये 20% से। देश की जीडीपी और जीवीए में हॉर्टिकल्चर की भागीदारी आपकी 30 से 33% है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं हम देश की जीडीपी जीवीए में कृषि की भागीदारी, यानी पूरी कृषि की भागीदारी कितनी है, तो 18% कृषि की भागीदारी है। देश में कुल उद्यानिकी एरिया, यानी एरिया और प्रोड्यूस जो आपके राज्य में भागीदारी कितनी है, यानी जो उद्यानिकी क्षेत्रफल और उत्पादन आपके प्रोड्यूस जो है उत्पादन उनमें भागीदारी कितनी है, तो 1% है। तो हमारे राज्य की भागीदारी 1% है। फिर है यहाँ पर औद्योगिक महत्व है, तो उनके बारे में देखते हैं हम। उद्यानिकी की भागीदारी कुछ उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से है, जैसे आपकी होगी कॉफ़ी उत्पादन, चाय और मसाला। शराब उद्योग में जैसे अंगूर, आपका सेब, काजू, आपका आलू, अनानास, ये आपकी औद्योगिक जो आपके शराब उद्योग में काम आने वाले फल है। फिर रेशा उद्योग में जैसे आपका केला, अनानास, बांस, ये रेशा उद्योग में काम में लिया जाता है। नर्सरी में जो कोकोपीट तैयार किया जाता है, जो नारियल से जो नारियल की जो जूट आती है ऊपर कवर, उसे कोकोपीट तैयार किया जाता है। जो आपकी किचन नर्सरी होती है, छोटी नर्सरी जहाँ पर पौधे तैयार करने के लिए आपके ये कोकोपीट तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका औषधि महत्व। औषधि क्या, आयुर्वेद की दवाएं जो बागवानी से महत्व है प्राचीन काल से है, तो उसका औषधि में भी महत्व है, क्योंकि भारत में ऐसी औषधियाँ पाई जाती है जो विश्व में कहाँ भी नहीं पाई जाती, तो उसका औषधि में भी महत्व हो गया। देखेंगे आगे हम, जैसे च्यवनप्राश प्राचीन समय में एक ये औषधि गुणों से भरपूर उत्पादन रहा है। जो च्यवनप्राश है इसमें मुख्य आंवला, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आपका त्रिफला चूर्ण, ये आपका हरड़, बरड़, आंवला, ये 3 चीज़ों से मिलकर मिलता है और इनके वैज्ञानिक नाम ट्रमेनेलिया चूबी, आपके चुबला चिबुला, आपका हरड़ और बहेड़ा, ये बरड़ी या बहेड़ा, तो इसका बेरेलिका हो जाएगा आपका। आंवला का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यहाँ पर एम्बेलिका, आपका ओलिसिनेस, जो आपका आंवला का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये सब गोल, अश्वगंधा, तुलसी, आपकी सफ़ेद मूली, ग्वारफाटा, मुलेडी, आपकी ये औषधीय पादप है सभी, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट होगा जो त्रिफला चूर्ण है, ये पूछ सकते हैं किस किस से बनता है, तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। और आपका च्यवनप्राश जिसका मुख्य जो उपयोग में लिया जाता है, आंवला उपयोग में लिया जाता है, दोनों में ही। फिर आगे बात करते हैं हम जो धार्मिक महत्व है, इसके धार्मिक महत्व भी है कुछ, तो देखते व्यक्तियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी विशेष क्रियाकलापों में आपके जैसे केला, नारियल ऐसे उत्पादों को काम में लिया जाता है। जैसे आम आपका मेंजिफेरा इंडिका हो गया, नारियल का कलफ्रक्स कहते हैं इसे, जो पहले से सदियों से काम में लिया जा रहा है। केला देवताओं का फल, स्वर्ग का फल, आपका कलफ्तरू, जो इसका मुसाफिर अडिशिका है, इसका वैज्ञानिक नाम है। बेलपत्र हो गया, बील आपका भगवान शिव को समर्पित है। पीपल हो गया आपका, तो ये भी भगवान शिव जैसे गौतम बुद्ध और धार्मिक वृक्ष है ये, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अशोक हो गया आपका, कमल हो गया, माता सीता, तो अशोक की पूजा माता सीता के रूप में किया जाता है। कमल जैसे ब्रह्मा, विष्णु,
का जो अवतार माना जाता है, जो कमल के अंदर लक्ष्मी सरस्वती का भी। फिर तुलसी आपके लिए इम्पोर्टेंट, और खेजड़ी भी। खेजड़ी से भी आपका औषधि उत्पादन होता है, राष्ट्रीय महत्व है। तो इनका राष्ट्रीय महत्व देखते तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, बरगद है। फिर राष्ट्रीय फल आपका आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल, आपका राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी, और राष्ट्रीय पुष्प आपका रोएडा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके सभी, और इनके वैज्ञानिक नाम भी आप देख लेना सभी के। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम रोजगार महत्व है, यानी रोजगार में क्या महत्व है। तो सस्य फसलों यानी 100 आपके 43 दिन का कार्य दिवस होता है इनका, और फलदार वृक्ष का आपका 860 दिन का कार्य दिवस, सब्जियों का आपका 900 आपका 12 दिवसीय यानी कार्यवर्ष आपका होता है। यानी आपकी इतने समय के लिए खेती रहती है, आप इसके उत्पादन आपको प्राप्त करते रहते हैं। आपका पर्यावरणीय महत्व क्या है, यानी काजू का पौधा आपका मृदा संरक्षण में सहायक और समुद्री किनारे पर होता है, जो मृदा का कटाव भी रुकता है। तो ये काजू का महत्व हो गया। सौंदर्य प्रसारण में जैसे हल्दी, ग्वारफाटा, नीम, पपीता आपके काम में लिया जाता है। फिर आपके उद्यानिकी के पोषक जो पोषण महत्व है वह देखते हैं हम। तो ICMR की संस्था आपके NIN हैदराबाद तेलंगाना द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए आपके डेयरी जो अलाउंसमेंट की घोषणा करती है, यानी कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन क्या क्या उत्पाद कितनी आपकी मात्रा में मिल रहा है। तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आपके 150 ग्राम यानी 150 ग्राम आपके फलों की प्राप्ति हो रही है, 350 ग्राम सब्जी की प्राप्ति हो रही है, दाल 80 ग्राम, अनाज 400 ग्राम, और दूध आपका 300 ग्राम। ये आपके ओल्ड डेटा है सभी। ये ओल्ड डेटा आपके प्रति व्यक्ति फलों के जो आपके 120 ग्राम मिलते थे पहले, और आपके जो सब्जियां मिलती थी 300 ग्राम। फिर आगे बात करते हुए उपलब्धता के बारे में देखते हैं। तो फलों और सब्जियों की उपलब्धता देश में आवश्यकता अनुसार है। राजस्थान में जो फलों की उपलब्धता है लगभग आपके 30 से 35 ग्राम प्रति व्यक्ति है, और सब्जियों की है तो 55 से 60 ग्राम प्रति व्यक्ति है। आपको कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर पोषक तत्व आ जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी फलों से हमें प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये 400 आप प्रति व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है 1 ग्राम अणु में, यानी 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.2 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपका मुख्य स्रोत क्या है, यानी इसको प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर फिर से हमारे जो हॉर्टिकल्चर आ जाता है, तो इसमें पहले तो अनाज आता है। तो अनाज में हमारा धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा और मिलेट यानी मोटे अनाज वाले इनसे मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी इसकी अधिकता से भी रोग हो जाता है। किसी भी चीज़ की कमी से अधिकता से कुछ ना कुछ रोग होता ही है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं हम। तो यहाँ पर इसका वर्गीकरण मोनोसेकेराइड, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है आपकी मोनोसेकेराइड। इसमें आपकी बात करते हैं ग्लूकोज आपके जो शर्करा है वो किस में मिलती है। तो आपके अंगूर के अंदर फ्रूक्टोज आपके शर्करा फलों की शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज आपके अनाजों या फलों की शर्करा। मेनोज शर्करा आपकी जो ब्लैकबेरी के अंदर मिलती है, ब्लैकबेरी यानी जामुन, जिसमें मोनोज शर्करा मिलती है आपको। तो यहाँ पर ब्लैकबेरी जो यहाँ पर ये ससूत हो जाएगा जो मोनोज शर्करा, और ब्लैक पम जामुन, इंडियन ब्लैकबेरी आपकी, तो इंडियन ब्लैकबेरी ये कंफ्यूज हो गया था। तो इंडियन ब्लैकबेरी यहाँ पर आपका जामुन होता है। फिर आगे बात करते हैं हम डाइसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर डाइसेकेराइड मिलता है। जैसे एग्जांपल आपका सुक्रोज, जो सुक्रोज शर्करा होती है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। गन्ना और चुकंदर में यह शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज जो आपके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है, दूध में होती है। दूध का मीठापन इसी के कारण होता है। माल्टोज शर्करा आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलती है, जो जौ के अंदर शर्करा होती है।
इससे बियर का उत्पादन, जो माल्टोस शर्करा वो बियर के अंदर आपका प्रयोग में ली जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बियर के उत्पादन, जो शराब बनाने में किस शर्करा का काम में लिया जाता है, तो माल्टोज। फिर आगे बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड आप कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है, उसके बारे में बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर आपके पॉलीसेकेराइड बनाती है, यानी मोनोसेकेराइड का समूह है, आपके मोनोसेकेराइड्स का समूह पॉलीसेकेराइड बनाती है। इसमें आपका सेलुलोज आता है, जो कपास के रुई में सेलुलोज होता है। ग्लाइकोजन पक्षियों में पाए जाने वाली शर्करा, यानी आपके पक्षियों में जो शर्करा पाई जाती है ग्लाइकोजन होती है। फिर आती है इसमें हेमी सेलुलोज। फिर आगे बात करते हैं फलों में आपके कार्बोहाइड्रेट और सब्जियों में। तो पहले हम फलों की बात करते हैं। रेजिन्स यानी किशमिश में कितनी आपकी सबसे सर्वाधिक आपकी जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, 77.2%। फिर सूखा अखरोट, छुआरा, ताज़ा तरबूज, केला। केले में भी सब आपके जो कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका, यानी तुरंत आपको जो ऊर्जा के लिए आपको केले के लिए जाना जाता है, 26 से 27% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और तुरंत आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस फल का उपयोग किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है, तुरंत कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए किस फल का उपयोग किया जाता है, तो केला। तृप्त ऊर्जा, यहाँ पर ये अच्छा स्रोत है, ये बताया गया तुरंत ऊर्जा। फिर सब्जियों में हम कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, टेपियोका या कस्बा, फिर शकरकंद के अंदर, फिर आलू के अंदर। आलू भी आपको जो सब्जियों के अंदर है, तुरंत कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। फिर वसा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वसा को संचित ऊर्जा कहते हैं, यानी वसा एक संचित ऊर्जा है। आप खाना न खाओ, कभी आप खाना न टाइम पर मिले तो शरीर आपका वसा का काम लेकर ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर होता है, यानी शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो वसा का उपयोग कर लेता है। 1 ग्राम आपके अणु वसा के अंदर 9.3 किलो कैलोरी आपकी जो ऊर्जा होती है, लगभग कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से आपकी 2.25 गुना अधिक, यानी 2.5 गुना अधिक। वसा विटामिन के संश्लेषण में भी मदद करती है। विटामिन ए, डी, ई के संश्लेषण में आपकी मदद करती है। वसा की अधिकता से मोटापा, हाइपर जो आपके यानी खाने से मोटापा और हृदय, जो हृदय से संबंधित आपकी बीमारियां होती है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हृदय से संबंधित बीमारियां ये हो जाती है। ये इतना नहीं पूछता। वो वसा हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण, तो ये पूछा जा सकता है, तापमान नियंत्रण का कार्य करती है और संश्लेषण करती है, विटामिनों का संश्लेषण। और यहाँ पर ऊर्जा पूछी जाती है, कितनी ऊर्जा मिलती है। फिर आगे बात करते हैं हम फलों में वसा और सब्जियों में वसा। तो सर्वाधिक वसा आपके अखरोट में पाई जाती है, फिर बादाम, फिर काजू। आपके जैसे ड्राई फ्रूट इसका अच्छा उदाहरण है, सभी ड्राई फ्रूट में वसा पाई जाती है। सब्जियों में वसा तो सब्जियों में वसा की कमी पाई जाती है, यानी सब्जियों में इतनी वसा नहीं पाई जाती, पर हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उनमें अनुपस्थित होती है, यानी वसा होती ही नहीं है। आलू में आपकी वसा होती है, सर्वाधिक वसा आपके आलू में होती है, 1.14%। जो आलू में वसा होती है, और सब्जियों में इतनी वसा नहीं होती। फिर आगे आपके प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं। प्रोटीन आपके जो बॉडी बिल्डिंग है, यानी जो आपके जिम में जाते हैं, वो प्रोटीन का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपके जो दाल होती है, सभी दालें, वो प्रोटीन के लिए अच्छा स्रोत आपके। प्रोटीन मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई है। तो प्रोटीन है मानव शरीर को निर्माण की एक इकाई है, ये तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1 ग्राम आपके अणु, यानी 1 ग्राम जो प्रोटीन का अणु है, उसमें आपका 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। प्रोटीन का आपका मतलब जो इकाई है एमिनोमल, यानी प्रोटीन की जो इकाई है, तो प्रोटीन की इकाई जिसे ऊर्जा मिलती है एमिनोमल है, अर्थात निर्माण। हमारे शरीर में कुल 20 एमिनोमल होते हैं, यानी शरीर के निर्माण में आपके प्रोटीन के सहयोगी प्रोटीन एमिनोमल बनाते हैं। एमिनोमल हमारे शरीर में जो 20 एमिनोमल मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जिनमें से
जो हमारा 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है हमारे लिए। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? आपका एक तो मेरेस्मस होता है और एक क्वाशियोकोर और कुष्ठ रोग का शिकार भी हो जाता है प्रोटीन की कमी से। फलों में प्रोटीन पाई जाती है सर्वाधिक काजू में, फिर बादाम, फिर अखरोट। सब्जियों में आपकी सेम फली, फिर मटर, तो ये सब्जियों में प्रोटीन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट विटामिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। विटामिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था आपका, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। बीटा प्लस मीन से बनाए, बीटा प्लस मीन से ये शब्द बनाए। विटामिन के बारे में सबसे पहले आपके ल्यूइनी और हॉपकिंसन ने आपको बताया। हॉपकिंस और ल्यूइनी ने। नामकरण इसका किसने किया? जो विटामिन का नामकरण फंक ने किया। जो नामकरण किसने किया? फंक ने। फंक को फादर ऑफ विटामिनोलॉजी, जो विटामिन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे विटामिनोलॉजी कहते हैं। तो फंक ने बताया आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विटामिन के दो प्रकार है, एक तो आपके जल में विलय विटामिन, एक वसा में विलय विटामिन। तो आपके जो जल में विलय विटामिन है विटामिन बी और सी, जो जल में विलय है, और वसा में विटामिन ए, डी, ई, ओ, के। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं हम। जो विटामिन जो आपके जल में विलय तो आपकी बी और सी, वसा में ए, डी, ई, के। फिर यहाँ पर आया बी, सी, जो सर्वाधिक ग्रहण किए जाते हैं, यानी जो शरीर में सर्वाधिक नष्ट होते हैं और शरीर में जमा नहीं होते। ये विटामिन शरीर में जमा नहीं होते और इनका संग्रहण होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और फिर हम दैनिक के सामान्य परिचय थोड़ा और बाकी है वो कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।